नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो कि वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट की परीक्षा में सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहां पर आपको करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। चलिए, यहां पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्योंकि शिक्षा जीवन है, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है, जो कि अनुच्छेद 21 ए के तहत किसका प्रावधान है? शिक्षा का अधिकार है, जो कि जीवन के अधिकार से ही संबंधित है। क्योंकि अनुच्छेद जो 21 है वो किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। उसी में एक पार्ट है आपका अनुच्छेद 21 ए, जो कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। क्योंकि ये क्या करती है? शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि जनहित याचिका PIL द्वारा आई है। क्या आई है? न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रियता में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा न्याय मिलने में बढ़त, यानी कि न्याय दिलाने के लिए या न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए क्या आया है? जनहित याचिका आई है। सभी लोग जानते हैं करेक्ट आंसर पहला होगा न्याय मिलने में बढ़त। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? आपसे यहाँ पर पूछा है गैसीय ग्रह कहलाता है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर की अगर बात करूं तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। ये जो गैस हैं, यानी कि ये जो ग्रह हैं, ये कैसे ग्रह हैं? ये गैसीय ग्रह हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए गैसीय ग्रह कौन कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून जो कि गैसीय ग्रह होते हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। कहता है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको बताना है गोंड होगा, अहोम होगा, संताल होगा या भील होगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा अहोम। अहोम जो आदिवासी समाज है उनका जो वंश है, यानी कि जो कुल है, यहाँ पर आपको बताऊंगा अहोम के जो कुल हैं, कुल को किसमें विभाजित किया गया है? कुल को किसमें विभाजित किया गया है? खेल में विभाजित किया गया है। किसमें? खेल में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है खेल में विभाजित किया गया है किसको? यहाँ पर अहोमों को खेल में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक भुइया संप्रदाय हुआ करता था, उसी का एक रूप है आपका अहोम। ठीक है, आपको पुस्तक में मिल जाएगा देखने को। यहाँ पर अहोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि दादन व्यवस्था है, दादन व्यवस्था आखिर होती क्या है? जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। दादन व्यवस्था आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन जितनी बार सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें 3 से 4 बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया दादन व्यवस्था क्या होती है। लेकिन हर बार जो विकल्प हैं इसके क्वेश्चन तो सेम रहता है, दादन व्यवस्था क्या है बताइएगा, उदाहरण यहाँ पर दिए गए। लेकिन जो विकल्प है यानी कि ऑप्शन है उसमें हर बार चेंज करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक बार मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। दादन व्यवस्था क्या होती है? कुटीर उद्योग, जिसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? ग्रामीण वाले उद्योग, यानी कि गांव के जो उद्योग होते हैं, जो घरेलू स्तर के उद्योग होते हैं, यानी कि घर के स्तर पर चीजों का निर्माण किया जाता है फिर बाद में उनको बेचा जाता है, वही क्या है? दादन व्यवस्था है। जैसे कोई बालक मान लीजिए वो किसी के एक तेंदू का होता है वृक्ष, तेंदू के पौधे एकत्रित करता है।
ठीक है, उसको बेचता है, उससे क्या बनती है, बीड़ी। बीड़ी जो होती है, बीड़ी जो लोग पीते हैं, ठीक है, उसमें तेंदू के पत्ते का यूज किया जाता है। तो बीड़ी बनाना एक दादन व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। टोकरियां बुनना, ठीक है, जैसे टोकरियां नहीं होती हैं अपनी वो पौधों वाली, ठीक है, तो वो दादन व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगी। मिट्टी के बर्तन बनाना, घड़े बनाना, मटका बनाना, ये सभी दादन व्यवस्था यानी कि घरेलू स्तर की जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, वो आपकी क्या होंगी दोस्तों, और उनको बाद में बेचना पड़ेगा, वही आपकी होती है दादन व्यवस्था। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4 ऑप्शन, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है, एक व्यक्ति क्या देता है, तेंदू के पत्ते देता है, उसको बदले में बीड़ियां उसको बनी बनाई मिल जाती हैं, ठीक है, यानी कि तैयार माल उसको प्राप्त करता है, कच्चे माल की आपूर्ति करता है। आशा करता हूं आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा दादन व्यवस्था के बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित हैं। सी के जानू, सी के जानू एक व्यक्ति का नाम है। आपको बताना है ये किस लिए फेमस हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं। आदिवासी कार्यकर्ता के लिए, पर्यावरणविद, पटकथा लेखक, मानव विज्ञानी। करेक्ट आंसर की बात करूं तो पहला यहाँ पर करेक्ट होगा, आदिवासी कार्यकर्ता के रूप में फेमस हैं सी के जानू। सी के जानू यहाँ पर पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई भी टीचर, यूट्यूब का कोई भी टीचर जिनसे आप प्रतिदिन पढ़ते होंगे, वो भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बताएगा। आपको पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं जो आपके लिए उपयोगी नहीं होते हैं, ना ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर लगातार मेहनत करता हूँ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने का, यानी कि अच्छा कंटेंट आपको देने का काम करता हूँ। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट है, सी के जानू किस लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि ऐतिहासिक स्थल वह है जहां ऐतिहासिक इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं। इतिहास प्रिय यानी कि इतिहास को चाहने वाले जो लोग होते हैं वहां पर एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं या जुड़ते हैं। ऐतिहासिक स्थल वो होता है? जी नहीं। इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, क्या वो ऐतिहासिक स्थल होता है? जी नहीं। अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। क्या दोस्तों मिलते हैं? जो प्राचीन काल के जो अवशेष हैं, स्मृतियां हैं, वो वहां पर प्राप्त होती हैं, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, उत्खनन के क्रियाकलाप भी नहीं होगा। तो आंसर मैंने आपको कौन सा बताया? थर्ड वाला यहाँ पर आपको आंसर मैंने बताया, जो कि ऐतिहासिक स्थल जहां पर क्या प्राप्त होते हैं, किसी चीज के अवशेष प्राप्त होते हैं, स्मृतियां प्राप्त होती हैं, लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऐतिहासिक स्थल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से खाली जगह के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। आपको बताना है जो दीवानी राजस्व का उपयोग किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस लिए किया था? भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, ब्रिटेन में क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने, पुल व सड़कें बनाने, स्कूल व कॉलेज विश्वविद्यालय बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर जो है पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। भारत में सूती और रेशम के जो कपड़े हैं उनको खरीदने के लिए दीवानी राजस्व का उपयोग किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब मीडिया को खाली जगह के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। जो वर्तमान में मीडिया है वो किस कारण से स्वतंत्र नहीं मानी जाती है? ठीक है, सरकारी एजेंसियों के कारण, व्यापारिक घरानों के कारण, गैर सरकारी संस्थाओं के कारण, नागरिक समाज के कारण। यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यापारिक घराने हैं उनके कारण आज की जो मीडिया है उसको स्वतंत्र नहीं माना जाता है। मुख्य कारण है इसका व्यापारिक घराने। आप लोग जानते ही होंगे, जो व्यापारिक यानी कि जो अमीर होते हैं उन्हीं की मीडिया वजाता है, यानी कि उन्हीं की मीडिया ज्यादा से ज्यादा खबरें दिखाता है। कहने का तात्पर्य है व्यापारिक घराने इसका राइट आंसर होगा, जो कि स्वतंत्र नहीं माना जाता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। ये जो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो, ये 2 बार आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे पूछा गया वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश
राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। जैन, सिख, आंग्ल भारतीय, मुस्लिम। क्वेश्चन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान से आप पढ़िएगा। यहाँ पर बात की गई है किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच के लिए, बस आपसे क्या है, सामाजिक हो, आर्थिक हो और उनका शैक्षिक स्तर हो, उस समुदाय की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? मुस्लिम समिति का गठन किया गया था, मुस्लिम समिति का, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आर सच्चर थे। कौन थे? आर सच्चर समिति के अध्यक्ष थे। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए जिस समिति का यानी कि मुस्लिम समिति का निर्माण किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? वहां पर विकल्प में था आर सच्चर। क्या था? आर सच्चर वहां पर विकल्प में था। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर मुस्लिम इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में मुस्लिम समुदाय का गठन हुआ। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप क्या है? आदिवासी संस्कृति को, यहाँ पर क्या है, आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर क्या करेंगे दोस्तों, आदिवासी जो समूह है उसके लोग क्या करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, सिर पर मुकुट लगाएंगे, नाचते गाते हुए रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करेंगे। उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? उनकी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा, विविधता प्रदर्शित होगी, संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होगा, या इस प्रकार के समूहों के प्रति क्या होगा? भेदभाव होगा। यहाँ पर थोड़ा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। यहाँ पर पहला वाला हो सकता है या इसका चौथा वाला हो सकता है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर नहीं हो सकता है, पहला या चौथा यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि जो आदिवासी समुदाय होता है उनका तो काम ही है रंग बिरंगे कपड़े पहनना, सिर पर मुकुट लगाना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका उनके लिए तो कोई परिणाम होने वाला ही नहीं है। उनकी संस्कृति को शायद प्रोत्साहन भी मिल सकता है, परंतु यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बताना चाहूं, यहाँ पर जितने भी रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती हैं उनका जो परिणाम होता है, यहाँ पर लिखना चाहूंगा, रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती हैं उनका जो परिणाम होता है, परिणाम हमेशा निगेटिव होता है, यानी कि नकारात्मक होता है, भेदभाव दर्शाने वाला होता है। तो उस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। मेरे अनुसार यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे अनुसार यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि भेदभाव को दर्शाता है हमेशा ही, रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती हैं वो हमेशा ही भेदभाव को दर्शाती हैं। आपके अनुसार यहाँ पर पहला होगा या यहाँ पर आपका चौथा होगा? कमेंट करके आप बताइएगा। यहाँ पर आदिवासी लिख के आपको बताना है, ठीक, मैं आपका समझ लूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सरकार के द्वारा उल्लंघन होता है तो वो कौन सी अनुमति देता है? शोषण के विरुद्ध के अधिकार की, समानता के अधिकार की, जीवन जीने के अधिकार की, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार की? यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर जो आपका होगा यहाँ पर हो जाएगा 4 वाला ऑप्शन, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अनुमति देता है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सरकार के द्वारा उल्लंघन होता है। यहाँ पर जितने आपके ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं इनसे संबंधित अनुच्छेद। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पर करेक्ट है, जो कि 32 अनुच्छेद में आता है। कितने में आता है? 32 में दोस्तों आता है। शोषण के विरुद्ध की मैं बात करूं तो ये आता है 23-24 में। किसमें? 23 और 24 में आता है। अगर मैं बात यहाँ पर करूं समानता की, ये आता है अनुच्छेद 14 में। जीवन जीने का अधिकार दोस्तों मैंने आपको बताया था 21 में आता है। जीवन जीने का अधिकार आता है 21 में, ठीक। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ब्लैकफुट इंडियन है। ब्लैकफुट इंडियन क्या है? निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति, क्यूबा में बागान में काम करने वाला, कनाडा में भारतीय प्रवासी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों पहला वाला यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है जो कि ब्लैकफुट इंडियन के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये पहला वाला यानी कि दूसरा वाला यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि पुस्तक सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग सेकेंड अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? कौन सा समर्थन करती है? खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, निजी साक्षात्कार, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन, लिखित परीक्षाएं। ना ही यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, ना ही आपकी सूचना होगी। पहला और दूसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो सकता है। अगर मैं बिल्कुल राइट आंसर की बात करूं, खुली पुस्तकों का ओपन बुक द्वारा अभ्यास हल करवाना जो कि मूल्यांकन पद्धति का समर्थन कर सकती है। यहाँ पर पहला वाला करेक्ट होगा या निजी साक्षात्कार? मेरे को यहाँ पर दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं, परंतु यहाँ पर खुली पुस्तकों का अभ्यास हल करवाना में समर्थन कर सकती है। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? शून्य काल यानी कि जीरो, प्रश्न काल क्वेश्चन, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा प्रश्न काल। यानी कि लोकसभा का जो प्रत्येक सत्र प्रारंभ होता है प्रथम घंटा से शुरू होता है, वो होता है प्रश्न काल से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा रखा गया? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कोई व्यक्ति अमीर है, जिसके पास दबदबा है, वही वोट नहीं कर सकता है, जबकि किसी भी की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को अधिकार है मतदान करने का, वोटिंग करने का। ये कथन किसका है दोस्तों? ये है महात्मा गांधी का। ये कथन आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी का 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा गया है। और जवाहरलाल नेहरू का भी कथन एक है, विविधता में एकता। यहाँ पर लिखना चाहूंगा, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया? पूछा जाता है विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। वहीं मैं गांधी की बात करूं तो इन्होंने कहा कि सभी को मतदान देने का अधिकार है, चाहे सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। और राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय संविधान सभा के पहले मतलब कि ये अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर कौन थे? ये थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये थे संविधान सभा के अध्यक्ष। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होती है। यानी कि परमाणु ऊर्जा में किसके द्वारा बिजली उत्पादित की जाती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संगठन, परमाणुवीय कंपन। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन। नाभिकीय विखंडन से क्या होता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। सेकेंड वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः में पाए जाते हैं। कहाँ पर में पाए जाते हैं? पहाड़ों में, पठारों में, रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में। मैंने कई बार आपको कराया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो पवन की जो क्रियाएं हैं, जैसे छत्रक शैल का निर्माण करती है, ये क्रियाएं अधिकतर कहाँ पर पाई जाती हैं? ये रेगिस्तान में पाई जाती हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका बालू वाला इलाका होता है। यहाँ पर जो पवनें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होती हैं, यानी कि सक्रिय होती हैं। यही रेगिस्तान को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं, जो कि इस प्रकार से बालू के डिब्बे बन जाते हैं, ढेर आपके बन जाते हैं बालू के। तो उसको बोलते हैं छत्रक शैल, जिसको बालू का डिब्बा।
क्या बोलते हैं दोस्तों, बालू का डिब्बा भी इसी को बोला जाता है। आगे मैंने आपको एनसीईआरटी के साथ यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, आप इसको यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, पवन के कार्य, यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको बताऊंगा वो 2 से 3 बार परीक्षा में पूछी गई हैं और हर एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको पता चलेगा लोयस क्या होता है, ठीक है, जो कि पवन के द्वारा एक निक्षेपित आकृति है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार की शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भागों को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर, यहाँ पर महत्वपूर्ण है, पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। कहने का तात्पर्य है, जब क्या चलता है, हवा चलती है, पवन चलती है, तब एक जगह से रेत दूसरी जगह पर पहुंच जाती है जब वायु बंद होती है। तो इस प्रकार के ढेर सारे आपकी बन जाते हैं, जैसा कि इस आकृति में दर्शाया गया है। बालू के डिब्बे गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिनको बालू डिब्बा कहते हैं, जैसा चित्र में आपको दर्शाया गया है। आगे कहा गया है, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अधिक दूरी यानी कि अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। तो परीक्षा में आपके पूछा जाता है लोयस किसका निक्षेपण है, लोयस किसका निक्षेपण है, तब आपको बताना पड़ता है पवन का निक्षेपण है। पवन के निक्षेपण से किस आकृति का निर्माण होता है, लोयस का निर्माण होता है। जो आपके लोय यहाँ पर कहा गया, जो लोयस आपका होता है, क्या होता है, लोयस। लोयस सर्वाधिक चाइना यानी कि चीन में पाए जाते हैं। आगे यहाँ पर लिखा भी है, चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर 3 चीजें याद रखनी है। लोयस किसका निक्षेपण है, पवन का निक्षेपण है, कहाँ पर पाए जाते हैं, चाइना में सर्वाधिक आपके पाए जाते हैं। और आपके बालू का डिब्बा क्या है, ये भी रेगिस्तान में एक आकृति है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ का मतलब केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह कपास की खेती वाले क्षेत्रों के पास है। तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के कारण सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, यह कपास की खेती वाले क्षेत्रों के पास समीप है, यानी कि कपास की प्रधानता है। किसकी यहाँ पर प्रधानता है, कपास की यहाँ पर प्रधानता है। कहाँ पर, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र माना जाता है। एक चीज यहाँ पर याद करिएगा, भारत का मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर, मानचेस्टर किसको बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं अहमदाबाद को। किसको, अहमदाबाद को ही क्या बोला जाता है, अहमदाबाद को ही बोला जाता है भारत का मानचेस्टर। क्यों बोला जाता है, मानचेस्टर का मतलब होता है सूती वस्त्र का उद्योग का केंद्र, जो कि भारत का ही केंद्र है अहमदाबाद। पहला यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ की जो कपास खेती इसके पास में है, नजदीक में है। और एक चीज याद रखेंगे, भारत का जो क्या मैंने बताया, मानचेस्टर, क्या मैंने आपको बताया, मानचेस्टर मैंने आपको बताया। भारत का तो अहमदाबाद हो गया। जापान का है दोस्तों, कहाँ पर है, जापान का है, जापान का आप याद रखेंगे, यहाँ पर लिखना चाहूंगा ओसाका, जापान का है ओसाका। ठीक है, यहाँ पर जापान आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे आप, जापान यहाँ पर लिखेंगे, जापान का है ओसाका, भारत का है अहमदाबाद। ठीक है, उत्तर भारत का है कानपुर, दक्षिण भारत का है कोयम्बटूर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न आने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के साथ किया गया। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहली बार परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि थोड़ा साइंस से रिलेटेड करता है, यानी कि थोड़ा विज्ञान की तरफ इस क्वेश्चन का झुकाव है, परंतु सोशल साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि ये वाला उपमहाद्वीप, ठीक है, तो यहाँ पर उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद जो गिद्ध है, गिद्ध
किडनी के काम न आने के कारण, गुर्दे के काम न आने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार किसके साथ किया गया था? इनका किया गया था डिक्लोफेनेक के साथ। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है व्याख्यान पद्धति, व्याख्यान देना, रटाना, विस्तृत चर्चा करना। गलत होते हैं दोस्तों, चर्चा पद्धति गलत होगी। प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो होगा कहानी कथन, स्टोरी वाला, ठीक है, जो कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास, हिस्ट्री, पेडागोजी का एक इम्पोर्टेंट एंड प्रभावी तरीका हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, बागान। बागान वाली खेती का मतलब होता है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि जिसमें आपकी चाय वाली आपकी इसमें आ जाएगी चाय, कॉफी, चाय, कॉफी, रबड़, चाय, कॉफी, रबड़, कोकोआ, कोकोआ, केला, अनानास, ये सभी कैसी फसलें? रोपड़ फसलें हैं, जिनको बागाती कृषि के नाम से भी जानते हैं, बागान वाली कृषि के नाम से भी जानते हैं। जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? कहने का तात्पर्य है जो रोपड़ कृषि होती है उसमें किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है? भूमि की और श्रम की, श्रम और पूंजी की, भूमि और पूंजी की, केवल पूंजी की। तो करेक्ट आंसर होगा श्रम और पूंजी की। श्रम और पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है। आधुनिक यंत्रों का इसमें अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे चाय वाली फसल आपकी हो गई, चाय हो गई, काफी हो गई, केला हो गया, अनानास हो गया, रबड़ हो गया, कोकोआ हो गया, ये सभी आपकी कैसी फसलें? रोपड़ फसलें हैं, यानी कि बागान वाली फसलें हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया की अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा, इस्लामिक एरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? कॉमन एरा का मतलब होता है क्रिश्चियन एरा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला करेक्ट आंसर है। जैसे आपका होता है बिफोर क्राइस्ट BC, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। बाद में आपका आ चुका है कॉमन एरा। एक होता है एनो डोमिनी, AD। जैसे वर्तमान में मान लीजिए 2024 को क्या लिखेंगे? AD लिखेंगे, ठीक है। 2024 को क्या लिखेंगे? AD, एनो डोमिनी। तो उसी प्रकार आपका है कॉमन एरा, यानी कि क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट होगा ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गईं? तो कौन सा यहाँ पर राइट होगा? वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने की समस्या थी। जाति और वर्ण समान थे। यहाँ पर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, लोगों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। इसलिए क्या हुआ? वर्णों में जातियां उत्पन्न होने लगी, जिसका मुख्य कारण आपका सेकंड विकल्प यहाँ पर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? गरीबी को पढ़ाओगे आप बच्चों को तो क्या करोगे? नोट्स तैयार करना, अच्छा व्याख्यान देना। गलत होगा। विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। गलत होगा। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। सभी यहाँ पर गलत हैं आपके। करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका थर्ड वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस प्रकार के प्रश्न की। ये जो आप यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे हैं दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा गया यहाँ पर प्रश्न है, जो कि चित्र से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर आपका जो यहाँ पर ये है क्या है? ये आपका है पर्वत, ठीक है। तो नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया? वर्षा आपको बताना चक्रवातीय, पर्वतीय, संवहनीय है, कौन सी है? यहाँ पर मैंने NCERT को भी लगाया है। NCERT पुस्तक में आपको यहाँ पर लगाया है। जैसे पर्वत की मैं बात करूँ, ये आपके हैं पर्वत, ठीक है। पर्वत
पर्वत पर कौन सी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा आखिर होती क्या? यहाँ पर नीचे मैंने लिख कर दिया है, जब पर्वतीय ढलानों पर पहुंचती है, क्या पहुंचती है? वायु राशि पहुंचती है, तब यह ऊपर की ओर उठने के लिए बाध्य हो जाती है, क्योंकि पर्वत में टकराने लगती है। यह ज्यों ही ऊपर उठती है तो फैल जाती है, जिससे तापमान गिर जाता है। यहाँ वर्षा मुख्यतः पर्वतों पर ही होती है। वर्षा के बाद वायु जब पर्वतों के दूसरी ढालों पर क्षेत्र में पहुंचती है तो नीचे उतरती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती, फलतः उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं जानना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया पर्वत पर जब वर्षा होगी तो आपकी पर्वतीय वर्षा कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो है क्या है, जो आपका जो मतलब कि जो बादल होते हैं नीचे से जब ऊपर आपके जाते हैं बरसने के लिए, पर्वतों से टकराते हैं, तो वहीं पर उनका जो तापमान है वो गिरने लगता है, जिस कारण पर्वतों पर वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपके पर्वत दर्शाए गए हैं। आर्द्र वायु, आर्द्र वायु जब ऊपर उठती है तब वो पर्वत के साथ टकरा जाती है, टकराने के साथ वहाँ पर वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा। ठीक है, तो पर्वतीय वर्षा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है, मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर मैंने पर्वतीय वर्षा को समझा दिया। चक्रवाती वर्षा क्या होती है इसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर आपके दिए गए हैं। ये आपके मतलब कि चक्रवाती वर्षा यहाँ पर दी गई है जब क्या होता है, गर्म वायु और ठंडी वायु का मिलन होता है। गर्म वायु और ठंडी वायु के मिलन से यहाँ पर आपकी कौन सी होती है? चक्रवाती वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है, धकेलने की प्रक्रिया से मेघ में वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर एक आपकी ये संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा जो कि गर्म जलवायु लगातार ऊपर उठती रहती है, ठंडे होकर आपकी वर्षणी लगती है, वो आपकी होती है संवहनीय वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग। आपसे यहाँ पर पूछा क्या है? सनराइज उद्योग आपसे पूछा है। आखिर सनराइज उद्योग होता क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। सनराइज उद्योग का मतलब होता है उभरते हुए उद्योग। उभरते हुए उद्योग को क्या बोलते हैं? यानी कि विकसित हो रहे वर्तमान में ऐसे उद्योगों को सनराइज बोलते हैं। जिस प्रकार सूरज उदय होता है उसी प्रकार कुछ ऐसे उद्योग हैं जो कि तेजी के साथ विकसित हो रहे हैं, उनको बोलते हैं उभरते हुए उद्योग। इंग्लिश में बोलेंगे सनराइज उद्योग। उदाहरण आपसे पूछा है कौन सा होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जो कि उभरता हुआ उद्योग यानी कि सनराइज उद्योग का उदाहरण है। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ लो, यहाँ से एग्जामिनर ने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था परीक्षा में। क्या आप जानते हो उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान संबंधित उद्योग शामिल हैं। अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा सनराइज उद्योग के अन्य भी उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता है सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान, ये आपके कैसे हैं? ये दोस्तों आपके सनराइज उद्योग के उदाहरण हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को कहा जाता है। क्या कहेंगे? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक या आर्थिक क्रिया या तृतीयक क्रिया? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों द्वितीयक क्रिया। यहाँ पर कौन सा होगा? द्वितीयक क्रिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया आपकी द्वितीयक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन आपके उदाहरण देकर भी कहे जाते हैं कि ये किसका उदाहरण है, इसलिए आपको यहाँ पर समझना अति आवश्यक है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों कपास की, किसकी? कपास की मैं बात करूं। कपास आपका कहाँ पर होता है? खेतों पर होता है। ठीक है, इसकी फसल होती है कपास की। कपास से जब क्या बनते हैं? वस्त्र बनते हैं। कपास से वस्त्र बनते हैं। कपास आपका हो गया कच्चा माल, वस्त्र आपका हो गया एकदम बढ़िया बेहतरीन, जिसको हम लोग पहनते हैं। तो इसका रूप बदल गया। क्या बदल गया? कपास से वस्त्र निर्मित हो गए। ये आपकी कौन सी क्रिया हो गई? द्वितीय क्रिया हो गई। दूसरा उदाहरण आप यहाँ पर समझिएगा, गन्ने का उदाहरण। गन्ना, शुगर कैन। ठीक है, गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। गन्ने से चीनी बनेगी, ये किसका उदाहरण होगा? ये भी दोस्तों द्वितीय क्रिया का उदाहरण होगा।
अगर क्वेश्चन में पूछा जाए गन्ने से चीनी बनना कौन सी आर्थिक क्रिया है, आपको बताना है द्वितीयक आर्थिक क्रिया होगी। यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया में कौन कौन से शामिल हैं, आपकी कृषि शामिल है, कृषि शामिल है, पशुपालन यानी कि पशुपालन भी इसी में आपके शामिल हैं, उसी के साथ खनन, खनन विधियां भी इसी में शामिल है, वन आपके इसी में शामिल है, वन का काटना, ठीक है, खनन करना, पशुपालन करना, कृषि करना, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं प्राथमिक क्रिया में। ये कुछ उदाहरण थे, द्वितीय क्रिया के उदाहरण मैंने आपको बताई दिए, जो कि उसका रूप बदलने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तृतीय क्रिया क्या होती है, जैसे परिवहन हो गए, संचार हो गए, ये आपके आते हैं तृतीय क्रिया में। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अप्रस्तता का मतलब होता है छुआछूत के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। अप्रस्तता का अनुमूलन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है, अनुच्छेद 15 होगा, 17 होगा, या 21 होगा, या 28 होगा। होगा तो होगा यहाँ पर आपका अनुच्छेद 17, जो कि क्या है, ये दोस्तों अप्रस्तता उन्मूलन अनुच्छेद है, यानी कि अप्रस्तता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 17 में बोला गया है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर अनुच्छेद यहाँ पर होगा 17। 15 की बात करूं तो ये नस्ल, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपका है अनुच्छेद 15। 21 क्या है, जीवन का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, आपका अनुच्छेद 15 यानी कि 21 में है। 21A में आपकी शिक्षा का अधिकार भी है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है। कहने का तात्पर्य जो भारत है, अपना भारत, उसमें असमानता क्यों पाई जाती है। गरीबी के कारण, धर्म के कारण, जाति के कारण, या लिंग के कारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका होगा जाति। जो जाति होती है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, भेदभाव होने के कारण असमानता का मुख्य कारण आपका क्या होगा, जाति होगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत की कश्मीर घाटी, भूमध्यीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में कीसलैंड। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना क्या है, विश्व का फलोद्यान, यानी कि विश्व का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर फल ही फल होते हैं, यानी कि विश्व का फलोद्यान कहा जाने वाला क्षेत्र आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भूमध्यीय क्षेत्र। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश यहाँ पर कह सकते हो, भूमध्य सागरीय प्रदेश, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों खट्टे जो फल होते हैं, खट्टे रसदार फल, जैसे अंगूर की बात करूं, अंगूर हो गया आपका, संतरा आपका हो गया, ये अधिकतर आपके भूमध्य सागरीय प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, विश्व का फलोद्यान भी बोलते हैं। किसको, भूमध्य सागरीय प्रदेश को। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड विकल्प। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। कौन सी चट्टान, जनक चट्टान करती है मृदा के कौन से गुण का निर्धारण। अपक्षय की दर और खाद मिट्टी, मृदा की मोटाई, मृदा का जमाव, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। यहाँ पर आपको जो बताना था राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 विकल्प होगा, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना, जो कि जनक चट्टान इसका क्या करती है, निर्धारण करती है, गुणधर्म इसके निर्धारण करती है। यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ से स्टेटमेंट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, मात्र इस चित्र को देखकर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना लिए। चलिए आप इसको यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर है आपकी मृदा, क्या है, मृदा की बात करी जा रही है, यानी कि जो भूमि की ऊपरी पतली जो चादर होती है, परत होती है, वही आपकी मृदा बोली जाती है, जिस पर खेती की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले समझते हैं इस वाले चीज को। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है,
मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय निर्धारित करता है। कौन? समय निर्धारित करता है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा चुका है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। यहाँ पर बात करूं इस क्वेश्चन की, जहां से आपके यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको करा रहा था। जनक शैल यानी कि जनक चट्टान रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारंगम्यता को निर्धारित करती है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल हूबहू यहाँ पर लिखा हुआ है, मात्रा हो गई, पारगम्यता हो गई, को निर्धारित करती है जनक शैल। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे जनक चट्टान क्या निर्धारित करती है, तो आपकी यहाँ पर 4 वाली चीज निर्धारित करती है। आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल हूबहू आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। जलवायु क्या निर्धारित करती है? तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस निर्माण की दर को वनस्पतियां, प्राणी जात ये निर्धारित करते हैं। और दोस्तों मृदा के संचय को कौन निर्धारित करता है? उच्चय, तुंगता और ढाल निर्धारित करती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ से एग्जाम में 5 से 6 बार क्वेश्चन बने हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से बने हैं, परंतु मैं आपको यहाँ पर सभी तरीके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर इसके तरीकों की बात करते हैं। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? रैयतवारी में, महलवारी में, स्थायी समझौता में या पट्टीदारी समझौता में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए स्थायी बंदोबस्त या स्थायी समझौता, जिसमें जो राजस्व वसूला जाता था, वसूलने का जो अधिकार दिया गया था, वो जमींदारों, राजा को दिया गया था। और जो जमींदार थे, जमींदारों को इसको अधिकार दिया गया था कि आप लोग क्या करोगे, किसानों से कर इकट्ठा करोगे और मेरे को कर आप लोग देगो, मतलब कि दे दोगे। कौन कौन से दे देंगे इसको? राजा देंगे और जमींदार देंगे। स्थायी बंदोबस्त में ये कहा गया है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त दोस्तों ये 1793 में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पर लिखना चाहूंगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। ठीक है, जो कि ये आपके पूर्वी भारत यानी कि असम हो गया, आपका बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, उस क्षेत्र में इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका स्थायी बंदोबस्त। अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, महलवारी समझौता या महलवारी बंदोबस्त जो है ये आपका एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला था तरीका, यानी कि किस तरीके से एग्जामिनर ने आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ से महलवारी से आपके 2 से 3 बार पूछे गए क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त से 2 से 3 बार पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने आपको यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त बता ही दिया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था आपके बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा महलवारी बंदोबस्त की। इसको 1822 में लागू किया था होल्ट मैकेंजी ने। किसने? होल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो राजस्व वसूलने का जो अधिकार दिया गया था वो गांव के मुखिया को दिया गया था। गांव का जो प्रधान है, यानी कि मुखिया बोलो उसको, गांव का जो मुखिया है, यहाँ पर लिखना चाहूं मैं, गांव का जो मुखिया है दोस्तों, कौन है? गांव का जो मुखिया है उसको महलवारी बंदोबस्त में क्या कहा गया था? उसको राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया था, गांव के मुखिया को दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। किसको अधिकार दिया गया था? गांव के मुखिया को दिया गया था। परंतु स्थायी बंदोबस्त में किसको दिया गया था? राजा को दिया गया था। उसके साथ जमींदारों को इसमें राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया था। इतना आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। रैयतवारी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, परंतु मैं आपको बताना चाहूँ 1820 में ये शुरू हुआ था। आपका थॉमस, एक मुनरो नाम का व्यक्ति था। कौन था? मुनरो व्यक्ति था। उसने इसको दक्षिण भारत यानी कि मद्रास वाले इलाके में लागू किया था। वहीं स्थायी बंदोबस्त ये आपके उत्तरी भारत में लागू हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्योग्राफी के कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि ग्रीनविच के टाइम से संबंधित होते हैं और आपको टाइम बताना पड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सिर्फ सेकेंडों में करोगे। कैसे करोगे? मैं तरीका आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। 2 शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन 2 शहरों के समय में कितना अंतर है? पहला शहर की अगर मैं बात करूं, एन शहर की,
एन का मान कितना है, 15 डिग्री पूर्व में है। एक बात आप याद रखेंगे, जो पूरब का समय होता है ये ग्रीनविच के टाइम से आगे होता है, यानी कि ग्रीनविच के टाइम में पूरब का टाइम जोड़ दिया जाता है ग्रीनविच वाला टाइम, यहाँ पर याद रखेंगे। अगर पश्चिम की मैं बात करूं, पश्चिम का जो टाइम होता है वो ग्रीनविच के टाइम से घटा दिया जाता है, ग्रीनविच के टाइम से घटा दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। एन शहर जो कि 15 डिग्री पूरब में है, आपको ज्ञात होगा कि 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते हैं या 1 अंश में आपके 4 मिनट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री में दोस्तों कितने होंगे, 4 का गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पर 60 आएगा, 60 आपके मिनट होंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री में 60 मिनट। 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, आप कहोगे कि सर 1 घंटा होता है। कितना होता है, 1 घंटा होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पर पूरब में है, ये पूरब में है। पूरब का टाइम क्या होता है, आगे होता है, यानी कि जोड़ा जाएगा। ग्रीनविच का टाइम जो भारत का टाइम का अंतर कितना है, 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि ग्रीनविच के टाइम से भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, कितना आएगा, 6.5 घंटा आ जाएगा। एन शहर का मान, एन का मान कितना आ गया, 6.5 घंटा। याद रखेंगे कितना आ चुका है, यहाँ पर 6.5 घंटा यहाँ पर लिख देना चाहूंगा। अब आते हैं एम शहर की, वहां पर भी आपका 15 डिग्री पश्चिम में है, तो 15 डिग्री आप करोगे 4 में गुणा, आएगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होगा 1 घंटा, परंतु ये पश्चिम में है। पश्चिम का टाइम मैंने आपको बताया घटाया जाता है, तो आप इसको घटा दीजिएगा 5.5 घंटा में से, यानी कि आपको यहाँ पर घटाना पड़ेगा ग्रीनविच के टाइम से, तब आपका यहाँ पर आएगा 4.5 घंटा, ठीक है। ये आपका आ चुका है एम शहर का मान, ये आपका है एन शहर का मान। अब दोनों का अंतर आपसे पूछा 6.5 घंटा और 4.5 घंटे का अंतर कितना होगा, मात्र 2 घंटा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 2 घंटे हो जाएगा, आपने समझ लिया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का इसमें से कौन सा वर्क होगा, आपको बताना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षाओं को बंद कराना, नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना, 1000 रुपये के नोट का नया डिजाइन लागू करना। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण समझौते की या संबंध की, तो ये दोस्तों केंद्र सरकार का काम होता है, ना कि राज्य सरकार का काम होता है। पहला यहाँ पर गलत है। 10वीं कक्षा में बोर्ड के परीक्षा को बंद कराना, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके अपने अपने बोर्ड होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, मतलब कि सभी राज्यों के अपने अपने एक बोर्ड होते हैं, ठीक है, बोर्ड परीक्षा। तो ये आपका होगा राज्य सरकार का काम। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। नई दिल्ली के बीच गाड़ी चलानी है तो केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। 1000 के रुपए में नोट का बदलाव करना तो आरबीआई, यानी कि इसमें भी केंद्र सरकार का ही मामला होगा। यहाँ पर सेकेंड वाला विकल्प करेक्ट होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आपसे 5 से 6 बार पूछा गया है अब तक सीटेट की परीक्षा के इतिहास में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप समझिएगा, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 2005 का, उसमें बोला क्या है, उसमें बोला है अगर कोई पिता है, ठीक है, पिता की मृत्यु होती है, यानी कि जो पत्नी है, पत्नी के पति की मृत्यु होती है, तब उसकी संपत्ति पर पत्नी का हिस्सा होगा, पत्नी के साथ उसके पुत्र का हिस्सा होगा, पुत्र के साथ उसकी पुत्री का भी हिस्सा होगा संपत्ति पर बराबर, यदि किसी का हस्बैंड की डेथ होती है तब। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको, आपको बताना है परिवार में केवल पुत्रों तथा पुरुष, गलत हो गया ना, केवल पत्नी अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकारी, केवल पत्नी नहीं दोस्तों, उसके बच्चे भी होंगे। पुत्रों पुत्रियों उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। आपका यहाँ पर थर्ड वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। पहला वाला करेक्ट होगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 का मामला है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 की बात कही गई है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है।
ये जो अधिनियम है न्यूनतम वेतन अधिनियम, ये आया था 1948 में। ठीक है, 1948 में दोस्तों पारित किया गया था। चाहे श्रमिक कुशल हो चाहे अकुशल हो, यानी कि उसका मतलब कि न्यूनतम यानी कि कम से कम उसको वेतन तो मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी मिले कम से कम मिले, पेट भरे। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर है। निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपका सेकेंड वाला है, क्योंकि न्यूनतम से भी कम नहीं होना चाहिए। ये है न्यूनतम वेतन अधिनियम, और बाकी यहाँ पर सभी आपके गलत हैं ही, तो सेकेंड वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सुभाष कुमार वनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय लिया था? कौन सा निर्णय लिया था? स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना नहीं, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका सेकेंड विकल्प ही है, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार शामिल है, जो कि सुभाष कुमार वनाम बिहार राज्य के मामले सर्वोच्च न्यायालय में ये निर्णय लिया गया था। यहाँ पर अनुच्छेद 21 की बात कही जा रही है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जिसमें आपको मतलब कि पानी का अधिकार भी है, श्वास लेने के लिए आपको हवा का भी अधिकार है, ये आपके अनुच्छेद 21 में शामिल है। जो कि एक केस हुआ था 1991 में बिहार के सर्वोच्च न्यायालय में सुभाष कुमार और वहाँ की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मध्य में। निर्णय क्या आया? सेकेंड वाला विकल्प यहाँ पर निर्णय के रूप में पारित हुआ, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के वासु दिशा निर्देश गाइडलाइंस निम्नलिखित में से किसके बारे में है? कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, स्कूल में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों का प्रयोग किए जाने वाले तरीके। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होगा थर्ड विकल्प। इसका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके आपके इसमें आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि। पर्यावरण में संतुलन कब बिगड़ेगा? प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। क्या पर्यावरण आपका संतुलन बिगड़ेगा? जी नहीं बिगड़ेगा। अगर प्रजातियों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तब बिगड़ेगा, ना की जाए तो नहीं बिगड़ेगा। मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती हैं, बिल्कुल करती हैं, लेकिन इससे पर्यावरण में संतुलन बिगड़ता नहीं है बल्कि संभलता है। ये भी गलत होगा। जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो अगर, तो इससे आपका संतुलन बिगड़ेगा ही नहीं। अगर निषेध नहीं है, लोग जानवरों का शिकार कर रहे हैं, तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, परंतु इसमें निषेध दे दिया गया है, इसलिए ये भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर है निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। अगर भू अपरदन होगा, मिट्टी का कटाव लगातार होता रहेगा, तब क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी यानी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? रेडियो वाली तरंगों की यहाँ पर बात कही गई है। बाह्य मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल। यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूंगा तो ताप मंडल आपको यहाँ पर राइट उत्तर मारना है। कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पर बताया था बाह्य मंडल, नहीं, यहाँ पर बात करी गई है ताप मंडल, जिसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, ताप मंडल को इसके 3 नाम होते हैं। ताप मंडल एक होता है, एक तो इसका आयन मंडल होता है, दूसरा इसका बाह्य वायुमंडल होता है। कौन सा? बाह्य वायुमंडल इसी का नाम होता है। यहाँ पर बाह्य मंडल उस मंडल की बात करी गई है जो कि अंतिम होता है, यानी कि जो बहिर्मंडल होता है। अगर आपको विकल्प में बाह्य मंडल भी मिले,
तापमंडल भी मिले तब आपको तापमंडल उत्तर मारना है। सिर्फ आपको अगर बाह्य मंडल इस प्रकार से लिखा रहे तो रेडियो वाली तरंगे उसी में आपकी परावर्तित होती हैं। एक चीज यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, तापमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर की बात कही जा रही है, जिसको आयन मंडल बोलते हैं, जिसको बाह्य वायुमंडल भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका ये लास्ट वाली बात करी गई है, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज यहाँ पर मत होइएगा। तापमंडल यहाँ पर राइट आंसर होगा। समताप मंडल में आपके हवाई जहाज उड़ते हैं, मौसम की कोई भी घटना यहाँ पर नहीं होती है, जबकि क्षोभ मंडल में होती है। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्कापिंड आने पर यहाँ पर जल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायान में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वारीय क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, सभी धाराओं का क्षेत्र। जहाजों के नौकायान यानी कि जहाज के जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह को कौन पहुंचाने में सहायता करता है? राइट आंसर होगा उच्च ज्वार। जब उच्च ज्वार आते हैं तब जो पानी के बंदरगाह मतलब कि जो जहाज होते हैं पानी वाले, वो अपने बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे एनसीईआरटी के अनुसार उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की पहुंचाई मतलब कि तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे होने से जल उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको 3 से 4 चीज़ें बता दी। पहली चीज़ क्वेश्चन में ही पूछी गई थी, बंदरगाह तक पहुँचने में उच्च ज्वार सहायक होता है। दूसरी बात, उच्च ज्वार में मछलियाँ आपकी तट पर आ जाती हैं, मछुआरे इसको पकड़ लेते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर विद्युत उत्पन्न भी हो जाता है उच्च ज्वार में। तो 3 यहाँ पर कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। अपाचे और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? अपाचे और क्रो उत्तरी अमेरिका के कबीला, कीनिया के घुमत्तू यानी कि खाना बदोश, अमेरिका के म्यूक बैंड पर्यावरण के वृत्त चित्र। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तरी अमेरिका की जो जनजातियाँ हैं, उत्तर अमेरिका जो कबीले हैं, उनको क्या बोलते हैं? अपाचे क्रो। ये आपके उत्तर अमेरिका के ही कबीले अर्थात जनजातियां हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? दुनिया की सबसे ज़्यादा प्राचीन चट्टानें कहाँ पर हैं? ये दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। कहाँ पर हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि जो धरातल के बिल्कुल निकट ही पाए जाते हैं, उनको खोद कर निकालने की जो प्रक्रिया होती है खनिज को, तो उसको बोलते हैं उत्खनन। उत्खनन बोलते हैं, खनन भी बोलते हैं, ठीक है। जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले खनिज पदार्थ उसको बोलते हैं उत्खनन, जो कि निकट पाए जाते हैं। विधियां तो खनन करने की तमाम प्रकार की होती हैं। विव्रत खान खनन होता है, एक आपका होता है कूप की खनन विधि होती है, लेकिन उत्खनन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा अनुभव यहाँ पर बताता है, क्योंकि मैंने आपको कई बार क्वेश्चन आपको कराए हैं। क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पर शब्द लगता है ग्राम भोजिका से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपके यहाँ पर भी क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ बेहतरीन तरीके से। ग्राम भोजिका के बारे में सही नहीं गलत बताने 3 आपके यहाँ पर ग्राम भोजिका के बारे में राइट होंगे, उनसे आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक गलत होगा, बस भाई यहाँ पर आपका उत्तर होगा। वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता है। ग्राम भोजिका बिल्कुल करेक्ट बोला है, बड़ा भूस्वामी होता है। उसको पद विरासत में मिलता है, बिल्कुल विरासत में ही मिलता है। आनुवांशिक पद होता है, पहले पिता रहेगा ग्राम भोजिका, फिर उसका पुत्र रहेगा, फिर वो मर जाएगा, फिर उसके बाद में उसका नाती, इसी क्रम में वो लगा रहता है ग्राम भोजिका, ठीक है। राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया है। दोस्तों ये यहाँ पर गलत कह दिया गया है। वो क्या करता है? वो टैक्स भी वसूलता है। ग्राम भोजिका टैक्स भी वसूलता है। प्रायः उनके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लाया करता था। ये भी करेक्ट है। यहाँ पर आपका थर्ड वाला गलत है।
यानी कि उसको अधिकार था टैक्स वसूलने का, परंतु यहाँ पर नहीं कह दिया गया, इसलिए गलत हो गया है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी पॉइंट को मैंने यहाँ पर लगाया है, जो कि यहाँ पर आपकी क्लास 6 कौन सी है दोस्तों, क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री, हिस्ट्री से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर बताऊंगा आपको, उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहा करते थे। 3 तरह के लोग, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सभी चीजें बताने वाला हूँ। तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी को बेल्लला, यहाँ पर नोट करिएगा, बड़े भूस्वामी को क्या बोलते हैं, बेल्लला बोलते हैं। साधारण हलवाई को क्या बोलते हैं, जो हल चलाते हैं खेतों पर, उनको उड़वार बोला जाता है। भूमिहीन मजदूर, जिसके पास भूमि ना हो, वो आपके कड़ेसियार, दास कड़ेसियार बोले जाते हैं, ठीक है, और अदिमई कहलाते हैं। यहाँ पर भूमिहीन मजदूर जो है दास कड़ेसियार और अदिमई कहलाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बना है मिलान वाला, ठीक है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन बना है। एक तरफ आपके किसानों के नाम, उनके प्रकार उल्लेखित थे। बड़े भूस्वामी को बेलला, साधारण हलवाई को उड़वार, भूमिहीन मजदूर को क्या बोलते हैं, अदिमई बोलते हैं। यहाँ पर याद कर लीजिएगा, इतना आप तीन पॉइंट। अब बात करते हैं देश के उत्तरी गांव में प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहते थे। क्या बोलते थे, ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ी तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपको क्लियर करवा दिया है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास ज्यादा जमीन होगी वही ग्राम भोजक होगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियर हो गया। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास मजदूर काम किया करते थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, साधारण मजदूर यहाँ पर काम किया करते थे, बड़ा भूस्वामी होता था, विरासत में उसको पद मिलता था। आगे यहाँ पर कुछ और चीजें बताई गई है। प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे, ठीक है। तो ग्राम भोजक का काम था कर वसूलने का। ये न्यायाधीश का भी और कभी कभी पुलिस का भी काम किया करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य कृषक स्वतंत्र भी होते थे, जिन्हें गृहपति बोला जाता था। ये ज्यादातर छोटे किसान हुआ करते थे। चलिए, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार, मतलब कि यहाँ पर खाली जगह है, कितनी बार नाम आया है ऋग्वेद में? 1000 बार, 100 बार, 12 बार या 1 बार? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1 बार। गंगा का नाम 1 बार आया है, उसी के साथ यमुना का नाम भी मात्र 1 बार यहाँ पर आया है। यहाँ पर आप देखिएगा एनसीईआरटी पॉइंट को, यहाँ पर इसको कर लेते हैं थोड़ा जूम, जिसके जरिए आप यहाँ पर देख पाओ। यहाँ पर आप देख पा रहे गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ 1 बार आया है। ये मैंने एनसीईआरटी पॉइंट को यहाँ पर जोड़कर आपको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि क्वेश्चन आपके जो सिलेबस है आपका एसएसटी का, वो क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी सोशल साइंस का है। वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया एग्जाम में है दोस्तों, स्थान का नाम है और वर्तमान राज्य का नाम है। यहाँ पर आपके कुछ पुरा स्थल के नाम है और उनसे संबंधित राज्य के नाम है। चलिए करते हैं मिलान। चिरांड, कोल्डिहवा, बुर्जहोम, हालुर। यहाँ पर जो चिरांद है या चिरांड बोलो, यहाँ पर हिंदी में ये मिस्टेक है, चिरांद है, वैसे तो क्या है चिरांद, इस प्रकार से है बिहार में। चिरांद एक पूरा स्थल है जो कि बिहार में है। यहाँ पर आपका मिलान किसके साथ होगा? एच के साथ यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा। किसके साथ यहाँ पर मिलान होगा? यहाँ पर होगा चिरांड का होगा एच के साथ, एच आपका सिर्फ पहले ही विकल्प में है, तो इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। मैं आपको सभी चीज़ें बताना चाहूँगा। कोल्डी हवा आपको, बुर्जहोम जो है ये कश्मीर में है, चिरांड मैंने आपको बताया बिहार में है, हालुर आपका ये आंध्र प्रदेश में है, कोल्डी हवा आपके उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला वाला यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है, मनीग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? ये थे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, यानी कि ये व्यापारी थे, व्यापार संघ के थे। मनीग्राम और नानदेशी ये व्यापार संघ थे। ओके, तो यहाँ पर याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? असम में पाइक क्या थे? बलात मजदूर थे, बागान में काम करने वाले मजदूर थे, पानी लाने वाले थे, अनिवार्य सेना के सदस्य थे।
तो दोस्तों पाइक मैं आपको बताना चाहूँ, एक आपकी जनजाति कह लो असम में आपकी थी, उसको बोलते हैं अहोम। अहोम जो जनजाति है, अहोम में ही कुछ आपके पार्ट डिवाइड हुए थे जिनको पाइक बोला जाने लगा, क्योंकि इनको क्या किया गया, पाइक को जबरन 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 का मतलब होता है जबरदस्ती, जबरन का मतलब होता है जबरदस्ती उनसे काम करवाना। जबरदस्ती जब अहोम जनजाति के लोगों से काम करवाया जाने लगा तब उनको पाइक बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? पाइक बोला जाने लगा। तो यहाँ पर बलात मजदूर इसका करेक्ट आंसर होगा। बलात का मतलब होता है जबरन मजदूर, यानी कि उसको घसीट पीट कर कुछ भी करके काम अपना करवा लो भाई। यहाँ पर पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। इसको आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझ पाओगे। ठीक है, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। आपको अब पता चल गया होगा, जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उनको पाइक बोलते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। पाइक का मतलब दोस्तों ऐसे मजदूर जिनको जबरन भर्ती किया जाता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। अहोम जो था वो टूट गया, पाइक में टूट गया, कुछ अहोम रह गए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे, इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो है आपका क्या है, अहोम, यहाँ पर लिखूंगा मैं। अहोम जो आपका बटा हुआ है ये किस में बटा हुआ है? खेल में बटा हुआ। कुल को खेल बोलते हैं। अहोम के कुल को क्या बोलते हैं? खेल बोलते हैं, खेल। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से भाग लिया था। यहाँ पर लखनऊ करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हजरत महल जो कि एक महिला थी, बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहेब जिन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया था, उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ था? यहाँ पर आपका हुआ था पहला विकल्प, भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन चुका था 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ। पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा, बाकी सभी यहाँ पर गलत हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? क्यों लागू करना चाहा दोस्तों? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। लोगों के नैतिक चरित्र सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको जो PYQ क्वेश्चन कराए जाते हैं इनका मेन मकसद होता है क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस प्रकार से पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे। थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा ऑप्शन में और थोड़ा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो क्लियर होता चलेगा मेन कीवर्ड के साथ। निम्नलिखित में से किस विदुषी ये स्त्रीलिंग शब्द है, बल्कि पुल्लिंग शब्द की मैं बात करूं तो विद्वान का स्त्रीलिंग में होता है विदुषी। विदुषी स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया है। 2024 में भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है इसको लिखा है ताराबाई शिंदे ने। किसने? ताराबाई शिंदे ने इसको। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? असहयोग, स्वदेशी, सबने अवज्ञा या खिलाफत आंदोलन? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, जो कि आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यहाँ पर आपका सेकेंड विकल्प करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।